अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हिस्ट्री के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल एम्पायर को हिंदुस्तान के अंदर शिकस्त दी और क्या वजूहात है जिसकी वजह से इतनी ग्रेट एम्पायर मुग़ल एम्पायर वो सवाल का सबब बनी। और आज डिटेल इसके बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट्री लेक्चर के अंदर। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी थी जो स्पाइसेस में, मसालों में ट्रेड किया करती थी और वो डिफरेंट मसाले एशिया से इंग्लैंड की तरफ लेकर आया करते थे। और एशिया में एक आइलैंड था जिसका नाम था स्पाइस आइलैंड, ठीक है। तो इस स्पाइस आइलैंड से इंडोनेशिया कंट्री के अंदर था, यहाँ से ये स्पाइसेस वगैरह लेकर जो है वो इंडोनेशिया से इंग्लैंड की तरफ जाया करते थे। लेकिन इस स्पाइस आइलैंड के साथ ट्रेड करने में इंग्लैंड को एक इशू था और वो इशू ये थी कि भाई जो है वो डच, पोर्टुगीज़ और स्पेनिश ये लोग भी जो है वो स्पाइस आइलैंड में ट्रेडिंग किया करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस तरह से कोई मार्केट को कैप्चर करने के लिए स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि कोई दूसरे कंट्री से जो है वो स्पाइसेस के ट्रेड किया जाए, चूँकि इंडोनेशिया में तो ये 3 कंट्रीज़ पहले से मौजूद हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ पर नज़र दौड़ाई तो उनको पता लगा कि इंडिया एक वो कंट्री है जहाँ पर स्पाइसेस बड़ी मिकदार में मिलते हैं। तो क्यों ना इंडिया से जो है वो मसाले जात स्पाइसेस की ट्रेडिंग की जाए। और फाइनली इस तरह से वो इंडिया पहुँचे। इंडिया में उस वक्त 1679 में मुग़ल एम्पायर की हुकूमत थी, मुसलमानों की मुग़ल सल्तनत वो वहाँ पर हुकूमत कर रही थी। और जिस वक्त जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुँची उस वक्त नूरुद्दीन जहांगीर जो अकबर बादशाह के बेटे थे वो उस वक्त हुकूमत किया करते हैं। तो उस वक्त वो रूल किया करते थे और अच्छी खासी इंडिया के जो है वो एक पोर्शन के अंदर मुग़ल एम्पायर की जो है वो राज मौजूद था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पहुंची तो उसने एक प्लान ये बनाया कि वो फ्रेंडशिप करेंगे वहाँ के मुग़ल एम्पायर से, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके साथ जंग करना मुग़ल्स के साथ जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि वो कोई फ्रेंडशिप करेंगे, वो कोई दोस्ती करेंगे। और इस तरह से वो पहले तो उनकी शिप जो है वो सूरत जो कोस्टल सिटी है इंडिया का वहाँ से पहुँची, फिर सूरत से वो जो है वो आगरा तक वो एक लंबा सफ़र तय करते हुए गए। आगरा उस वक्त कैपिटल था मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल सल्तनत का, जहाँ पर नूरुद्दीन जहांगीर जो मुग़ल एम्पायर थे वो उसमें जो है वो रहा करते थे। तो जब वो जहांगीर के पास गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे विलियम हॉकिंस, और उन्होंने उनसे जाकर कहा कि हम यहाँ पर तिजारत करना चाहते हैं, इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं मसाले जात की। तो जहांगीर ने उस वक्त उनको डिनाई कर दिया, उस वक्त उनको मना कर दिया और उनको ट्रेड की इजाज़त नहीं दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है वो इंग्लैंड गए और वहाँ किंग जेम्स वन जो कि बादशाह थे इंग्लैंड के उस दौर में, तो उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि वो कोई रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, वो कोई शाही नुमाइंदा भेजें जो नूरुद्दीन जहांगीर से बात करे, चूँकि हमारी बात है वो नहीं मान रहे। तो किंग जेम्स वन ने उनकी बात मान ली और जो है वो अपने एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव सर थॉमस रो को बनाकर भेजा कि वो जाएं इंडिया और इंडिया में आगरा जाकर वो जहांगीर बादशाह से कोऑर्डिनेट करे ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाए। तो इस तरह से सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर बादशाह के पास पहुंचते हैं और वो इस बार खाली हाथ नहीं आते बल्कि उनके साथ काफ़ी सारे कीमती तोहफे, तोहफ़ वगैरह लेकर आते हैं और नूरुद्दीन जहांगीर को ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि भाई इसके एवज़ आप हमें जो है वो ग्रांट जो है वो परमिट कर दें कि हम जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तिजारत कर सकते हैं। तो फाइनली जो है वो जहांगीर ने उनकी बात मान ली और एक शाही फरमान एक पब्लिश कराया गया जिसमें ये बात लिखी गई कि अंग्रेज़ लोगों को अब इजाज़त दी जाती है कि वो सूरत में, जो कि इंडिया का एक शहर है, उसमें वो अपनी फैक्ट्रीज़ को बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सूरत ये वही कोस्टल सिटी है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो फाइनली इस तरह से सूरत के अंदर जो कह लें कि वेस्टर्न कोस्ट था वहाँ पर तो ब्रिटिश ने अपनी कंपनीज बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ इंडिया के ईस्ट में बंगाल एक प्रोविंस था जो कमर्शियली सक्सेसफुल रीजन था और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि बंगाल के अंदर भी अपनी कंपनी को सेटअप करे और ये इसकी एक विश थी और ये विश लेकर वो दोबारा से बादशाह सलामत के पास गए। इस बार बादशाह सलामत चेंज हो चुके थे, बजाय जो है वो जहांगीर के जो पोते थे औरंगज़ेब आलमगीर, वो उस वक्त बादशाह बन चुके थे। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे कहा कि हम बंगाल में भी अपनी फैक्ट्रियाँ खोलना चाहते हैं
तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उसको सख्ती से मना कर दिया। चूँकि बंगाल में पहले से डिफरेंट कंपनीज चल रही थी और वो नहीं चाहते थे कि उसके अंदर कोई राइवल्स वगैरह आ जाएं, तो औरंगज़ेब ने इस तरह मना किया। तो जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा उसने गुस्से में आ गई, एंग्री हो गई इस चीज़ पर कि किस तरह से उन्होंने हमें जो है वो मना कर दिया। और वो चले गए भागे भागे दोबारा से इंग्लैंड। उस वक्त इंग्लैंड के बादशाह थे किंग चार्ल्स II। उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई हमें थोड़ी पावर और चाहिए, हमारी बात लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। मुग़ल बादशाह आप हमें और पावर अगर देंगे, राइट्स देंगे, तो फिर फाइनली क्या होगा कि हम ज़्यादा बेहतर तरह से अपनी ट्रेडिंग को कर पाएंगे और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम अर्न कर पाएंगे। तो किंग चार्ल्स II ने फाइनली उनको राइट्स दे दी। उन राइट्स में ये था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर सकती है, अपनी फोर्ट्रेस बना सकती है, नोट छाप सकती है और फैसले कर सकती है, प्राइवेट आर्मी रख सकती है, अलायंस बना सकती है, यहाँ तक कि जंग को भी छेड़ सकती है। ये सारी चीज़ें उस जो है वो राइट जो उनको ग्रांट किया गया था उसके अंदर ये चीज़ें मैंशन थी। इस तरह से फाइनली क्या हुआ कि जो इंग्लिश लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने मुग़ल के साथ जो है वो एक जंग लड़ी, जो उसके फर्स्ट एंग्लो मुग़ल वॉर जिसको कहा जाता है। लेकिन इस जंग के अंदर जो है वो ब्रिटिश को, चूँकि उनकी ताकत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनको मुँह की खानी पड़ी और वो हार गए। और हारने के बाद फाइनली वो औरंगज़ेब आलमगीर के पास माफ़ी मांगने के लिए पहुँचे। और ये पेंटिंग के अंदर इस चीज़ को देखा जा सकता है कि किस तरह से वो माफ़ी मांग रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर हैं वो औरंगज़ेब आलमगीर के साथ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 1739 में मुग़ल सल्तनत जो है वह कमज़ोर होने शुरू हो गई, चूँकि उसमें के बाद दीगरे अलग अलग इन्वेडर्स आए और उन्होंने मुग़ल एम्पायर पेश को हराना शुरू कर दिया। उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे कि नादिर शाह एक अफ़गानिस्तान से आए एक इन्वेडर थे जिन्होंने जो है वो मुग़ल एम्पायर की काफ़ी टेरिटरीज़ को अपने हिस्से में लिया। फिर 1748 में अहमद शाह दुर्रानी जो कि अफ़गानिस्तान से ये भी आए थे, उन्होंने भी मुग़ल एम्पायर के साथ लड़ाई की और अच्छे खासे हिस्से को अपने साथ रख दिया। और उसके अलावा मुग़ल बादशाह के अंदर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी मौजूद थी, जो है वो बैंकरप्ट होने जा रही थी। मुग़ल एम्पायर इतने ज़्यादा पैसे इनके पास नहीं थे जिससे वो अपने इस पूरे एम्पायर को रन कर सकें। ये कुछ वजूहात थी, रीज़न से, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो है वो डाउनफॉल का शिकार थी। लेकिन उस बीच में क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो अपनी चालाकी दिखा रही थी, वो नई टेक्नोलॉजीज़, नई फैक्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही थी। और साथ में वो ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से, यूके से डिफरेंट और लोगों को वो इंडिया जो है वो बुलवा रहे थे ताकि इंडिया के अंदर वो अपनी प्राइवेट आर्मी बना सकें और इंडिया के अंदर उनकी पावर मजबूत से मजबूतर हो सके। जबकि अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर के, तो उसमें एक के बाद एक जो है वो डिफरेंट रूलर्स आ रहे थे। अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गए थे मुग़ल एम्पायर के अंदर। कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रूलर्स आ रहे थे, जैसे औरंगज़ेब आए, उसके बाद फिर कुछ वक्तों बाद अज़ान शाह आए, फिर उनके कुछ वक्तों के बाद बहादुर शाह ज़फ़र द फर्स्ट आए, फिर उसके बाद जहांदार शाह आए, फिर उसके बाद फ़र्रुख़सियार आए। तो इस तरह से एक ही साल के अंदर डिफरेंट गद्दियाँ जो है वो चेंज है मुग़ल एम्पायर के अंदर। जो फ़र्रुख़सियार थे उनसे भी जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम बंगाल में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बंगाल में हमें टैक्स के बिना जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। फ़र्रुख़सियार ने इसकी इजाज़त दे दी। तो इस पर क्या हुआ कि जो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली ख़ान, वो बड़े गम गुस्सा का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो मुग़ल एम्पायर की बात नहीं मानते, मैं ख़ुद बंगाल का एम्पायर हूँ तो मैं टैक्स तो लेकर रहूँगा। इस तरह मुर्शिद कुली ख़ान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कहा कि यू विल हैव टू पे द टैक्सेस, कि आपको टैक्स तो पे करने पड़ेंगे अगर आपको बंगाल के अंदर कारोबार करना है। तो इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि किसी तरह से मुर्शिद कुली ख़ान को या बंगाल के नवाब को जो है वो हटाना चाहिए इस जगह से। उस वक्त इंडिया के अंदर डच, डेनिश, डेनमार्क के और फ्रांस के फ्रेंच, वो उनके साहिली इलाकों पर काफ़ी हुकूमत थी। जिसमें से फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है वो उसका पौंदीचेरी और चंद्रनगौर, इन दो जगहों पर फ्रांस की अच्छी जो है वो एक कॉलोनी जो है वो फ्रांस ने अपनी कायम रखी थी इंडिया के अंदर। तो यूएसए कह रहा हूँ, यूके और जो है वो फ्रांस के बीच में एक लड़ाई हुई थी 1746 से 1763 तक, जिसको कर्नाटिक वॉर कहते हैं, जिसमें इंग्लिस्तान को शिकस्त हुई थी और अच्छे खासे एरिया जो कि फ्रांस के अंडर में थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे और सिर्फ पौंडीचेरी और चंद्रनगौर का इलाका जो है वो फ्रांस के पास रह गया था। तो उस वक्त जो है वो बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला थे,
तो नवाब सिराजुद्दौला ने यही कहा कि ब्रिटिश को हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रही ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया भाई, तो वो एक हाथी वाली पूरी एक फ़ौज लेकर वो फोर्ट विलियम चले गए, जो असल में एक फोर्ट्रेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उसमें उन्होंने लड़ाई की। और जंग में उस लड़ाई के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को कब्जे में लेकर उनको एक छोटे से कोठरी में डाल दिया, जिसमें अच्छे खासे जो है वो उसमें उनकी छोटे से कोठरी में दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इसी को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। कोलकाता इज़ एक्चुअली सिटी ऑफ बंगाल। तो इस पर क्या हुआ कि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर बताया अपने लीडर को कि नवाब सिराजुद्दौला ने हम पर कोलकाता में अटैक किया है। तो जो लीडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है वो इंतकाम लेंगे, हम बदला लेंगे, हम नवाब सिराजुद्दौला को छोड़ेंगे नहीं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर थे, तो उन्होंने जो है वो बंगाल के ही दो लोगों, जगत सेठ और मीर जाफ़र, उनको बुलाया कि वो जो है वो ब्रिटिश का साथ दें, ब्रिटिश एम्पायर का साथ दें, और ताकि जो है वो नवाब सिराजुद्दौला की जो नवाबी है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला को जब ये पता लगा तो वो भी ब्रिटिश के जो दुश्मन है फ्रेंच, उनके पास गए, उनसे जाकर कहा कि भाई आए हम भी साथ में अलायंस करके लड़ाई लड़ते हैं। तो इस पर क्या हुआ कि जो है वो एक लड़ाई लड़ी गई इन दोनों के बीच में, दोनों ताकतों के बीच में, जिसको बैटल ऑफ प्लेसी कहा जाता है। इस बैटल ऑफ प्लेसी में ब्रिटिश को जो है वो फतेह हुई और फ्रेंच को और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। और शिकस्त के बाद फाइनली जो है वो नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया गया। उनकी जगह पर मीर जाफ़र, जो जिसने साथ दिया था ब्रिटिश एम्पायर को, उनको बांग्लादेश का नया नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफ़र भी जो है ना वो पपिट बनने से, एक कठपुतली बनने से वो उन्होंने इनकार किया, और वो दोबारा से डच ऑफिशल्स के पास गया, उनसे कहा कि भाई आएँ और अब हम जो है वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं और उनको ब्रिटिश को यहाँ से हटाते हैं। लेकिन फाइनली ऐसा होने नहीं दिया गया और मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया गया। उनकी जगह पर मीर कासिम, उनको रूलर बनाया गया। कठपुतली ये भी थे, जिसमें उनको भी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी बात माननी थी। तो ये भी फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने भी रिवॉल्ट किया एंड में, और वो भी जंग लड़ने के लिए चले गए ब्रिटिश के साथ। तो ब्रिटिश ने उनको भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दे दी और दोबारा से मीर जाफ़र को उठाकर लेकर आ गए। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि मीर कासिम जो थे वो शाह आलम टू, जो कि मुग़ल एम्पायर थे, और शुजाउद्दौला, ये भी बंगाल के पुराने एक वज़ीर थे, एक नवाब थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है वो सोचा कि हम हराएंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो है वो इस एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक जंग उन्होंने लड़ी, जिसको कहा जाता था बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर है या जो बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम, उनको शिकस्त हो गई और फाइनली एक शाही फरमान जारी हुआ कि तमाम टैक्स जो बांग्लादेश से आते हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आएगा। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत होनी शुरू हो गई। उसने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्ट्रॉन्ग हो गया। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं बांग्लादेश पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। जो बंगाल था और जो फ्रांस के अंडर में जो एरिया था वो पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। और ब्रिटिश ने बाकी इंडिया के पार्ट्स को भी इस तरह कंट्रोल किया कि उसने अपने रेजिडेंट्स को जो है वो भेजा इधर उधर डिफरेंट जगहों पर, ताकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हो जाए तमाम राजाओं के साथ। तो इस तरह से 78% जो पॉपुलेशन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर असर समझ आ गए इंडिया के अंदर। उन्होंने और भी स्ट्रेटेजीज बनाई किस तरह से इंडिया को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहिए। कि जो लोकल किंग्स थे उनसे कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि आप जो है वो अपनी फ़ौज ना रखें, बल्कि हम आपको फ़ौज देंगे, इसके बदले में आप हमें जो है वो कुछ पैसे दे दिया कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लोकल किंग से पैसे भी मिलने शुरू हो गए और साथ में जो फ़ौज है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आ गई कि वो जब चाहें लोकल किंग्स के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो प्रिंसली स्टेट्स वजूद में आना शुरू हो गए, जिसमें कुछ पैसों के एवज जो है वो एक तरह से डिफेंस, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी ब्रिटिश आर्मी। इस तरह 1798 में प्रिंसली स्टेट्स बनने शुरू हो गए। हैदराबाद वो पहली प्रिंसली स्टेट थी जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनी। इस तरह 78% पॉपुलेशन जो है वो हिंदुस्तान की वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर असर रहना शुरू हो गई। इसमें सबसे लास्ट कील जो उन्होंने ठोका, उन्होंने ये क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको स्टार्ट किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसे कहती है कि भाई जो लोकल किंग्स हैं अगर उनकी मौत हो जाती है और उनके मरने के बाद उनका कोई बेटा, उनका कोई वारिस नहीं रहता, तो वो खुद ब खुद वो जो रियासत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे एरियाज़ को
जो है वो कवर किया, जैसे सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी, अवध, ये सारे एरिया वो थे जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मदद से उस पर जो है वो कोशिश की और उन्होंने उस पर फतेह हासिल कर ली और उसको अपने कब्जे में ले लिया। झांसी 1854 में आई, ये बड़ा मशहूर था कि झांसी जो इस किंगडम के अंदर कोई मेल जो है वो शख्स मौजूद नहीं था, झांसी एक औरत थी जो उन्होंने, झांसी की रानी भी जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएट किया था ब्रिटिश को, लेकिन फाइनली उनको भी जो है वो मार दिया गया और झांसी पर भी हिंदुस्तान का कब्जा हो गया, बट आफ्टर वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। फिर फाइनली सबसे एंड में एक आखिरी कोशिश की मुग़ल एम्पायर ने 1857 में बगावत की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और जो है वो जंग आज़ादी जिसको हम कहते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस जंग आज़ादी के अंदर ईस्ट इंडियन कंपनी दोबारा से जीत गई और मुग़ल्स को टोटली शिकस्त हो गई। और जो मुग़ल बादशाह थे आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड, जो एक शायर भी थे, उनको बर्मा के शहर रंगून जिला वतन कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। और इस तरह फाइनली इतनी बड़ी जो 600 सालों से एक चल रही थी मुग़ल एम्पायर, वो फाइनली जो है वो कोलैप्स का शिकार होती है और एंड होती है। और इसके बाद एक और चीज़ ये होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नेशनलाइज कर देती है और ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली डिसॉल्व होती है और हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश राज का आगाज़ होता है, ब्रिटेन का कब्ज़ा हो जाता है और फिर 1947 में फाइनली ये कब्ज़ा जो है वो ख़त्म होता है। इसके बारे में आगे डिटेल्स मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊँगा। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।